नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पीजीटी एग्ज़ाम 2021 के लिए यानी कि इंटर कॉलेज प्रयोक्ता परीक्षा जो कि 17 और 18 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। और ये आपका पहला मॉडल पेपर है नागरिक शास्त्र का। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था? 4 विकल्प है, आपको बताना है कौन सा सही होगा यहाँ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय विदेश नीति के मुख्य प्रतिपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए उन्होंने 1946 में कहा था कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए वह संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्म निर्णय का अधिकार प्रदान कराने और जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकट हुई? तो ये राष्ट्र संघ के प्रसंविदा में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्र संघ की प्रसंविदा में सर्वप्रथम सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा यह प्रकट हुई थी और सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय एक सबके लिए और सबके लिए, अर्थात यदि किसी एक पर आक्रमण होता है तो अन्य राज्य मिलकर उसका सामना करेंगे। तीसरा प्रश्न है, किसको यथार्थवादी सिद्धांतकारों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये है एच.जे. मॉर्गेनथाउ। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। एच.जे. मॉर्गेनथाउ को यथार्थवादी सिद्धांतकार के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि मॉर्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत को पहली बार परिष्कृत एवं परिमार्जित स्वरूप से सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था। और एच.जे. मॉर्गेनथाउ का यह सिद्धांत मानव व्यवहार पर आधारित है। चौथा क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 2005 में। सी विकल्प सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत पर पोखरण 2 के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया था? तो अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 9/11 हमले के बाद इसे हटा दिया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न, गुट निरपेक्षता शब्द का निर्माण किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुट निरपेक्षता शब्द का निर्माण किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आर के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नांकित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो पहला है यहाँ पे पीटीबीटी यानी कि आंशिक परीक्षण निषेध संधि, तो ये हुआ था 1963 में। फिर है पोखरण आणविक विस्फोट पहला,
ये 1974 में हुआ था। उसके बाद है एनपीटी अणु प्रसार संधि, ये 1968 में हुआ था। फिर आपका सीटीबीटी यानी कि व्यापक परीक्षण निषेध संधि, तो ये आपका 1996 में हुआ था। तो सही कालानुक्रमिक क्रम से जो है आंसर जो सही हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन 1, 3, 2 और 4 सही हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह 2 जुलाई 1971 ईस्वी में जो है भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस समझौते में भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के पश्चात तत्कालीन पूर्वी बंगाल पर से पाकिस्तान का शासन समाप्त हो गया और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। 9वां क्वेश्चन है 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था नई दिल्ली में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने व्हिसल ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश की है, तो ये दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया है। दूसरा प्रशासनिक सुधार ने 2011-12 में अपनी रिपोर्ट में जो है व्हिसल ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश की थी। इस आयोग द्वारा सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिए एक सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, जवाबदेह, सतत प्रशासन के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। इसके अलावा आयोग ने भारत सरकार का संगठनात्मक ढांचा का भी सुझाव दिया था, शासन में नैतिकता का भी, और ई प्रशासन को प्रोत्साहित करने का भी सुझाव दिया था। 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि 1977 में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी, तो इन्होंने मंडल पंचायत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक मेहता समिति का गठन जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1977 में किया गया था। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में सरकार को सौंपी थी और समिति ने भारत में पंचायत राज को पुनर्जीवन प्रदान करने हेतु 132 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। समिति ने द्विस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश किया था, जिसमें था पहला जिला परिषद और दूसरा मंडल पंचायत। तो ऑप्शन में मंडल पंचायत दिया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास प्रशासन संबंधित है, तो ये तृतीय विश्व के राष्ट्रों से संबंधित है, सी विकल्प सही हो जाएगा। और विकास से संबंधित प्रशासन, विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग UL गोस्वामी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से इंग्लैंड में किसने नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में व्हिटले परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया, तो रैमजे वर्निंग समिति ने, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और लोक प्रशासन अध्ययन के निम्नांकित उपागमों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है व्यवहारिक उपागम, दूसरा व्यवस्था उपागम, तीसरा लोक नीति उपागम और चौथा है संस्थागत उपागम। तो यहाँ पे जो है लोक प्रशासन के अध्ययन में निम्नांकित उपागमों का अनुक्रमिक क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका संस्थागत उपागम, संस्थागत उपागम के बाद हो जाएगा व्यवहारिक उपागम, दूसरे पे आ जाएगा, फिर उसके बाद व्यवस्था उपागम आएगा तीसरे पे, और लास्ट में आ जाएगा आपका लोकनीति उपागम। तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्न में से किस आयोग या समिति ने प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की है, तो ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया है और ये 2005 में किया गया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 17वां क्वेश्चन है टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनो ब्रुक पुस्तक के संपादक का नाम बताएं, तो ये है फ्रैंक मोरिनी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनो ब्रुक पर्सपेक्टिव, ये 1971 में फ्रैंक मोरिनी की ये पुस्तक है, 1971 में प्रकाशित हुआ था।
अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? तो महाराष्ट्र ने लागू किया। ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा और ये 1971 में लागू किया गया था। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है? यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, मनोबल। सिविल सेवकों के मनोबल को प्रशासन में दक्षता के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है और मनोबल कर्मचारियों की अभिवृत्ति एवं अभिप्रेरणा की समग्रता पर निर्भर करता है। मनोबल के द्वारा सिविल सेवकों की उसके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 20वां प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला है आपका अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति का गठन जो हुआ था 1977 में हुआ। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ और थुंगन समिति का गठन 1988 में हुआ था। तो क्रम से देखा जाए तो आंसर जो सही होगा यहाँ 2, 1, 3, 4, बी ऑप्शन सही होगा। 21वां प्रश्न है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है? तो यह नई दिल्ली में है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा और इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। एल्टन मेयो का संबंध हो जाएगा मानव संबंध सिद्धांत से, तो ई का हो जाएगा यहाँ तीसरा। फिर हेनरी फियोल, इनका संबंध होगा संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत से, तो बी का हो जाएगा पहला। फिर निकोलस हेनरी, तो नवलोक प्रबंधन से इनका संबंध हो जाएगा, सी का चौथा। और F.W. टेलर, इनका संबंध होगा वैज्ञानिक प्रबंधन से, डी का हो जाएगा दूसरा। 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सी विकल्प सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से आयोग सांविधिक निकाय हैं? पहला दिया गया यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है आपका पूछा गया सांविधिक निकाय है, तो सांविधिक निकाय में आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो जाएगा और अल्पसंख्यक आयोग होगा, यानी कि बी और सी। डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया और मानवाधिकार आयोग, ये दोनों जो है सांविधिक निकाय हैं, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग, ये तीनों ही जो है संवैधानिक निकाय हैं। इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को देखा जाए तो 338 ए में है और अनुसूचित जनजाति आयोग को देखा जाए तो इनका 338 में है, अनुच्छेद 338 में उल्लेख है। और अब ओबीसी वर्ग का देखा जाए, अन्य पिछड़ा वर्ग का, तो ये 338 बी में इनका उल्लेख है। तो ये जो है संवैधानिक निकाय हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जबकि मानवाधिकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये सांविधिक निकाय हैं। इनका संविधान में जो है किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य दबाव समूह का नहीं है? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, चुनाव में भाग लेना। 25वां प्रश्न है, भारत की राजनीतिक पार्टी के अध्ययन में पहली सफलता अमेरिका में किया गया एक अग्रणी काम था, ये विद्वान कौन था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, मायरन वीनर। भारत की राजनीतिक पार्टी के अध्ययन में सफलता अमेरिका में किया गया एक अग्रणी काम था, इसको अंजाम दिया गया एक अमेरिकी राजनीति विज्ञानी मायरन वीनर के द्वारा। और 26वां क्वेश्चन है, मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि यह भारतीयता और हमारे राष्ट्र के विरुद्ध भारी चुनौती है। यह कथन किसका है? तो यह है महात्मा गांधी का। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित होती है? तो यह सिक्किम में होता है, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे।
28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, आश्वासन समिति। आश्वासन समिति ये वित्तीय समिति नहीं है। संसद की 3 प्रमुख वित्तीय समिति है। एक तो है आपका लोक लेखा समिति, उसके बाद है लोक या सार्वजनिक उपक्रम समिति, और तीसरा है प्राक्कलन समिति। ये तीनों ही जो वित्तीय समिति हैं, आश्वासन समिति वित्तीय समिति नहीं है। 29वां क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है या देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 30वां क्वेश्चन है, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल है, तो पूछा गया कितने सदस्य इसमें शामिल होते हैं? तो 30 सदस्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय प्राक्कलन पूछा गया है, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। ये संसद की सबसे बड़ी जो है अस्थायी समिति है, और इसका गठन सिर्फ लोकसभा के सदस्यों से होता है, और राज्यसभा के सदस्य इस समिति में नहीं शामिल होते हैं। इसका गठन लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद होता है, और इस समिति का प्रमुख कार्य है बजट का अध्ययन करना, उसमें अनुमानित व्यय यानी कि खर्च की जांच करना एवं लोक व्यय में मितव्ययिता हेतु सुझाव देना। इसीलिए इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। तो याद रखिए सबसे बड़ी समिति भी है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो यह है अनुच्छेद 118। और 32वां क्वेश्चन है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा, केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। तो ये दोनों जो है भारतीय और अमेरिकी संघवाद में समानता पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख करता है? तो भाग 11 है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख मिलता है, और इस भाग में 3 दृष्टिकोण से केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है। पहला विधायी संबंध जो कि अनुच्छेद 245 से 255 तक है, फिर प्रशासनिक संबंध जो 256 से 263 तक है, और फिर है वित्तीय संबंध जो कि अनुच्छेद 268 से 293 के बीच है। 34वां प्रश्न, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और 35वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है? तो 44 संबंधित है ये समान नागरिक संहिता से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार प्रदान किया गया है, और अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार, बलात्संग आदि इसमें जो है दिया गया इसका प्रतिषेध। और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर से रोक लगाया गया है। खदान होगा और फैक्ट्री, इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने से जो है रोका गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है वह अनुच्छेद 23 और 24 में है। 37वां क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपर्युक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो यह अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में उल्लिखित है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, और जो है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जबकि अनुच्छेद 48A में यानी कि ए में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा के लिए प्रयास करेगा। तो यहाँ मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में पूछा है, तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा किसको? तो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 39वां प्रश्न है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उल्लिखित है? तो अभी जो है पीछे बताया गया आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48A या फिर क। और 40वां क्वेश्चन है, सूची 1
तथा सूची 2 को मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ दिया गया किस संदर्भ में है वह। तो अनुच्छेद 16 ये सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर से संबंधित है, एक हो जाएगा चौथा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें बी का हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा, ए का हो जाएगा डी, दूसरे का हो जाएगा बी। और अनुच्छेद 14 संबंधित है कानून के समक्ष समानता से, तीसरे का हो जाएगा ई। और अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता से, अस्पृश्यता उन्मूलन से, तो चौथे का हो जाएगा सी, यानी कि डी बी ए सी। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ सही है। 41वां क्वेश्चन है, स्थापना के समय भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो इसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां मौलिक अधिकार जो था वह था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 ए में केवल कानूनी अधिकार के तहत इसे रखा गया। अब मौलिक अधिकारों की संख्या जो हो गई है वह 6 है। अगला जो क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यह है अनुच्छेद 51 ए में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहले दिया गया यहाँ पे ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन का संबंध होगा सहयोगात्मक संघवाद से, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से, तो ये का हो जाएगा तीसरा। फिर है केसी वियर, इनका संबंध होगा अर्ध संघीय से, तो बी का हो जाएगा पहला। फिर है येपेल्बी, तो इनका संबंध हो जाएगा केंद्रीयकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ, यानी कि सी का हो जाएगा दूसरा। और लास्ट में बचा आइवर जेनिंग्स, तो इनका संबंध होगा अत्यंत संघीय से, तो यहाँ पे डी का हो जाएगा चौथा। 3 1 2 4, 3 1 2 4 जो सही होगा सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि भारतीय संसद संविधान के किसी भी भाग में, यानी कि प्रस्तावना, मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। इसी वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत विकसित किया था। और 45वां क्वेश्चन है, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में निहित है। तो ये अनुच्छेद 344 में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 46वां प्रश्न है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम, और 1985 में इसे जो है जोड़ा गया। और यह उपबंधित करता है कि किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य की सदन की सदस्यता जो है किन आधारों पर समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है कि निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में किसने प्रतिबंध लगाया। तो 52वां संशोधन यह 1985 में किया गया था। क्वेश्चन भी पूछा था 52वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो दल बदल से संबंधित है ये। यहाँ पे ये विकल्प सही हो जाएगी। टीजीटी में भी जो है आपका पूछा गया था। 47वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ देख सकते हैं विचारक दिया गया, फिर है नीति निषेध सिद्धांतों पर प्रकृति पर उनका विचार। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद देखा जाए तो 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निषेध तत्वों का उल्लेख किया गया। और इस संबंध में विचारकों ने विभिन्न मत जो है व्यक्त किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक लोकतंत्र कहा है, तो अंबेडकर का संबंध हो जाएगा आर्थिक लोकतंत्र से, यानी कि बी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। और जो पनिक्कर ने आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद कहा है इन्होंने, तो ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा हो गया, बी का चौथा। और बी एन राव ने नैतिक उपदेश कहा है, सी का हो जाएगा दूसरा। लास्ट में बचा जेनिंग्स, तो इन्होंने पुण्य आकांक्षा कहा है, डी का हो जाएगा पहला। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 आप देख सकते हैं डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा।
48वां प्रश्न यहाँ भी मिलान करना है। तो सबसे पहले है गोलकनाथ केस। तो गोलकनाथ केस का संबंध है मौलिक अधिकार से, ये क्या हो जाएगा बी। फिर है शमशेर सिंह केस, तो यह राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित है, दूसरे का हो जाएगा डी। फिर है मिनर्वा मिल्स केस, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तीसरे का सी हो जाएगा। और केशवानंद भारतीय केस, ये आधार बहुत संरचना के सिद्धांत से संबंधित है, चौथे का ए हो जाएगा, यानी कि बी डी सी ए। तो बी डी सी ए आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लॉर्ड चांसलर करता है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च विधायी संस्था है और ब्रिटेन के सभी राजनीतिक निकायों पर अंतिम शक्ति है। और संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स शामिल हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक उच्च सदन है, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स ये निम्न सदन है। और हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि लॉर्ड सभा की अध्यक्षता जो करता है वह लॉर्ड चांसलर करता है। 50वां क्वेश्चन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की कृति किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इंग्लैंड में गांधी जी की निम्न में से किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? तो वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी की इंग्लैंड में गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात हुई थी। वे एक उदारवादी नेता के साथ साथ प्रमुख राष्ट्रवादी भी नेता थे और ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, गृह शासन आंदोलन। गांधी जी ने भारत के राजनीतिक आंदोलनों में सत्याग्रह का जो है 3 रूप में प्रयोग किया। एक तो असहयोग आंदोलन के रूप में, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में। तो इन्होंने जो है पूछा गया है कि किसमें संबंधित नहीं है, तो गृह शासन से संबंधित नहीं है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने धन की तुलना महिला से की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैकियावेली ने। मैकियावेली ने धन की तुलना महिला से की है। मैकियावेली ने मनुष्य के धन लोलुप स्वभाव पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि लोग अपने पिता की मृत्यु को जितनी जल्दी भूल जाते हैं, पैतृक संपत्ति की हानि को उतनी जल्दी नहीं भुला पाते हैं। तो ये मैकियावेली का ही कथन है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वह है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, उनमें इतिहास चक्र, भारतीय शिल्प, मार्क्सवाद एवं समाजवाद, समाजवादी चिंतन एवं संसदीय आचरण, इनके जो है महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। अगला क्वेश्चन है स्मृति के लेखक हैं, तो वह है मनु, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्मृति के लेखक प्राचीन भारतीय विचारक मनु हैं। मनु ने राज्य की उत्पत्ति एवं उसकी कार्यप्रणाली का बृहद विश्लेषण किया है। ऐसा करने वाले वे प्रथम भारतीय विचारक माने जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य की सारगुड़ नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है? तो वह है यान, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे, तो वह हुए थे यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। इन सभी की कृतियों से, थोरो की कृतियों से भी, टॉलस्टॉय और रस्किन की कृतियों से। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इन सभी की कृतियों से महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दासता के रूप में वर्णन किया है? तो वह थे आर नाजिक, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। नाजिक ने अपनी प्रसिद्ध कृति एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि 1974 में प्रकाशित हुआ था, इसके अंतर्गत लॉक के राज्य सिद्धांत को नए संदर्भ में दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि प्राकृतिक दशा में व्यक्तियों के अपने अधिकार होते हैं, जिनकी रक्षा के लिए समाज और राज्य का निर्माण किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है लेनिन, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक तथा पतनोन्मुखी के रूप में किसने वर्णित किया था? तो वह थे कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। कार्ल मार्क्स ने 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक और पतनोन्मुखी के रूप में वर्णित किया है। और कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है?
तो इनमें आपका डी ऑप्शन जो दिया गया साइंस ऑफ लॉजिक। साइंस ऑफ लॉजिक ये हीगल की रचना है। किसका है? तो ये हीगल का रचना है। बाकी जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम और पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये तीनों ही पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखे गए हैं, जबकि साइंस ऑफ लॉजिक ये हीगल के द्वारा लिखा गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार वर्ग का आशय लोगों के समूह से है। तो यहाँ डी ऑप्शन से होगा, जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है। मार्क्स के अनुसार व्यक्तियों का वह वर्ग, समूह वर्ग, जो अपने साधारण हितों की पूर्ति हेतु उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, अर्थात जिस समूह के आर्थिक हित एक से होते हैं उसको वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा। और मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है, तो यह भौतिक शक्तियों का उपज है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। इतिहास जो है भौतिक शक्तियों का उपज है, ये मार्क्स का विचार है। और मार्क्स मानता है कि आदिम काल से ही समाज के प्रमुख वर्ग यानी कि शोषक एवं शोषित वर्ग के मध्य संघर्ष होता चला आया है, जिसका केंद्र बिंदु बनी है भौतिक शक्तियाँ, और इन्हीं भौतिक शक्तियों के टकराव से ही इतिहास उपजा है एवं उसका विकास हुआ है। तो ये जो है ये ऑप्शन से हो जाएगा भौतिक शक्तियों का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग जो है देखेंगे, टोटल 125 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 63 प्रश्न जो है एक इस वीडियो में आज हम लोगों ने देखा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। अगले पार्ट में हम लोग जो है टोटल 125 प्रश्नों को जो है कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस एसआई के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें, और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर पीसीएस के लिए है, आरओ के लिए है। बैच कोर्सेज जो है अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका सीसैट के लिए ये जो प्रीलिम्स सीसैट प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा।